अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम लियारी का 2015 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ट्यूबरकुलोसिस इज़ कॉज बाय। हमें पता है टीबी एक ऐसी बीमारी है जो लंग्स को इन्फेक्ट करती है। इसके अंदर होता यह है कि जिस पेशेंट को टीबी होती है, इसको हम पल्मोनरी टीबी भी कहते हैं। पल्मोनरी का वर्ड लंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन टीबी इसके अलावा दूसरे पार्ट्स के अंदर भी होती है, बट आपके बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी टीबी है, यानी वो टीबी जो लंग्स को अफेक्ट करे। होता क्या है इसके अंदर कि जब ये बैक्टीरिया अंदर जाता है तो ये लंग्स को डैमेज करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को खांसी होती है और उस खांसी के अंदर स्प्यूटम आता है, बलगम आता है और इसके अलावा खून भी आता है। सांस लेने में परेशानी होती है पेशेंट को, उससे चला नहीं जाता, थोड़ा दूर चलता है और वो थक जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो है ये टीबी के पेशेंट्स के अंदर हमें मिलती हैं। तो टीबी जो है ये एक तरह के बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये है। टीबी एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, टीबी वायरस से नहीं होता और निकोटीन से नहीं होता। निकोटीन बेसिकली स्मोकर्स के अंदर पाया जाता है। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एन इकोलॉजिकल। अच्छा, अब ये वर्ड जो है ये दो तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। एक इसे पढ़ते हैं नीश और कुछ लोग इसे पढ़ते हैं निच। तो ये दो तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, अब आपकी मर्जी, जैसे भी आप चाहें। निच जो है ये ज़्यादा कॉमन है, नीश जो है ये सेकंड कॉमन प्रोनाउंसिएशन है। कुछ लोग निक भी पढ़ते हैं इसे। तो खैर, इकोलॉजिकल नीश होता क्या है बेसिकली। अगर आप चैप्टर नंबर 11 देखेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी का, तो उसके अंदर आपको ये वर्ड मिल जाएगा और वहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन आपको मिलेगी वो है कि किसी भी एक स्पीशी की या किसी भी एक पॉपुलेशन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उनके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, उसे कलेक्टिवली कहा जाता है नीश। यानी किसी भी स्पीशी आप समझते हैं एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जितने भी इंसान हैं वो तमाम मिलाकर एक स्पीशी हैं, या अगर हम एक जगह रह रहे हैं सिर्फ इंसान, तो वो ह्यूमन पॉपुलेशन कहलाती है। किसी भी स्पीशी के मेंबर जब एक जगह रहें तो वो एक पॉपुलेशन कहलाती है। तो पॉपुलेशन की बात कर लें या एक स्पीशी की बात कर लें, तो स्पीशी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं या उनका जो इफ़ेक्ट होता है एनवायरनमेंट के ऊपर, उनका जो रोल होता है एनवायरनमेंट के अंदर, वो कलेक्टिवली जो है ये कहलाता है इकोलॉजिकल नीश। फॉर एग्जांपल, शेर है अगर, तो शेर की कोई भी एक्टिविटी अगर होती है तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट के अंदर कोई ना कोई चेंज या कोई ना कोई इफेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल, अगर शेर शिकार करता है तब भी इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट आता है, अगर नहीं करता तब भी इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट आता है। क्योंकि अगर वो शिकार करता है तो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उनका नंबर डिक्रीज होने लगता है। जो हर्बीवोर्स है उनका नंबर डिक्रीज होने लगता है। जब हर्बीवोर्स का नंबर डिक्रीज होने लगेगा तो प्लांट्स का नंबर या ग्रास का नंबर या जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका नंबर इंक्रीज होने लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि उसके सिर्फ एक काम करने से जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। अगर वो शिकार छोड़ देता है तो इन्हीं हर्बीवोर्स का नंबर इंक्रीज होने लगेगा और जब हर्बीवोर्स इंक्रीज होंगे तो जो प्लांट्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनका नंबर डिक्रीज होने लगेगा। तो किसी भी स्पीशी का जो रोल होता है, जो इफेक्ट होता है उसके इन्वायरमेंट के ऊपर, जो बिहेवियर होता है उसका, उसे कलेक्टिवली हम कहते हैं इकोलॉजिकल नीड। तो यहाँ पर अगर आप देखें ऑप्शन डी जो है कि द वे इन विच एन एनवायरनमेंट इज एक्सप्लॉइटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म, यानी वो तरीका के जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वायरमेंट को यूटिलाइज करता है, एक्सप्लॉइट करता है, उसका इस्तेमाल करता है। बेसिकली यही डेफिनेशन है इकोलॉजिकल नीश की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन बाथ, ये बाथ नहीं होगा, ये बोथ होगा। बोथ आर्टरीज एंड कैपिलरीज। हमारे पास बॉडी के अंदर दो मेन टाइप की वेसल्स होती हैं, एक को हम कहते हैं आर्टरी और एक को हम कहते हैं वेन। इनके दरमियान फ़र्क क्या होता है? दोनों के अंदर तीन तीन लेयर्स होती हैं। एक आउटर लेयर होती है, फिर एक मिडिल लेयर होती है और उसके बाद एक इनर लेयर होती है। ठीक है, ये आर्टरी है। आर्टरी की जो मिडिल लेयर होती है, मसल से जो बनी हुई लेयर होती है, ये बहुत ज़्यादा थिक होती है, जिसकी वजह से आर्टरी के अंदर ये जो स्पेस है इसके अंदर ब्लड फ्लो होता है। ये आउटर लेयर है, उसके बाद मैंने बताया ये मिडिल लेयर है जो थिक है, और उसके बाद ये अंदर वाली एक सिंगल लेयर है और इसके अंदर ये लुमेन कहलाता है जिसके अंदर आपका ब्लड फ्लो होता है। तो इसका आर्टरीज का लुमेन छोटा होता है और इनकी जो मस्कुलर वॉल होती है, मसल से बनी हुई वॉल, वो थिक होती है। इसके बरक्स अगर आप वेन को देखेंगे तो वेन की जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं। ये इसकी आउटर वॉल है, उसके बाद ये इसकी इनर वॉल है, इनर वॉल भी थिन है। सॉरी, ये इसकी मिडिल वॉल है, मीडियम, और उसके बाद ये इसकी अंदर वाली वॉल है और ये इसका लुमेन है। तो इसका लुमेन देखें बहुत छोटा सा है, इसके अंदर कम ब्लड फ्लो होता है, इसका लुमेन ज़्यादा होता है क्योंकि इसकी वॉल जो है वो थिन होती है। तो ये दो तरह की मेजर वेसल्स होती हैं। इन तीनों लेयर्स के नाम भी होते हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना आउटर लेयर होती है, फिर मीडिया होती है, फिर ट्यूनिका इंटरना होती है। ये तीन लेयर्स यहाँ पर भी हैं, एक्सटर्ना, मीडिया और इंटीमा। अच्छा, अब
तीसरी चीज़ जो होती है वो कैपिलरी होती है। कैपिलरी क्या है? बेसिकली एक आर्टरी अगर आ रही है तो ये डिवाइड होती है जब टिश्यू के करीब पहुंचती है और इस तरह की ब्रांचेस बनाती है। ये जो नेटवर्क आपको ब्रांचेस का नज़र आ रहा है ये बेसिकली कहलाता है कैपिलरीज। और इसके दूसरे साइड पे जो बड़ी वेसल बनती है वो बेसिकली एक वेन होती है। तो आर्टरी से ब्लड आता है, कैपिलरीज में आता है। कैपिलरीज वो पॉइंट होते हैं कि जहाँ पर एक्सचेंज होता है। यहाँ पे सेल पड़े हुए, कोई भी टिश्यू है यहाँ पे, तो एक्सचेंज इस लेवल के ऊपर होता है। आर्टरी में कोई एक्सचेंज नहीं होता, वही वेन के अंदर कोई एक्सचेंज नहीं होता, कैपिलरी के अंदर एक्सचेंज होता है। और इसका रीज़न भी है। उसका रीज़न ये है कि जहाँ आप देख रहे हैं कि आर्टरी के अंदर 3 वॉल्स हैं, वेन के अंदर 3 वॉल्स हैं, ये कैपिलरी है, बस एक वॉल है। ये एक वॉल जो है ये बनी होती है सेल्स की, और इन सेल्स को हम कहते हैं एंडोथेलियल सेल्स। ये वही सेल्स हैं जो इसकी सबसे अंदर वाली लेयर में और इसकी सबसे अंदर वाली लेयर में होते हैं। तो आर्टरीज और वेन के अंदर 3 लेयर हैं, कैपिलरी में सिर्फ एक लेयर है। जब भी यहाँ से मटेरियल बाहर जा सकता है और अंदर आ सकता है तो कैपिलरीज के लेवल पर ही एक्सचेंज होता है। अब सवाल इन्होंने ये पूछा है कि क्या है वो जो आर्टरीज और कैपिलरीज के अंदर कॉमन है। पहली चीज़ है कोलेजन फाइबर्स। ये कोलेजन फाइबर्स बेसिकली इस लेयर के अंदर होते हैं जिसे हम कहते हैं एक्सटर्ना, सबसे आउटर लेयर। तो ये आर्टरी के अंदर तो पाई जाती है, ये वेन के अंदर भी होती है, लेकिन ये कैपिलरी में नहीं होती। तो ये चीज़ आर्टरी और कैपिलरी में कॉमन नहीं है। अगर आर्टरी और वेन में बोलते तो ये चीज़ कॉमन होती। सेकंड है इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं बीच वाली लेयर में जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। तो इसमें स्मूथ मसल्स भी होते हैं, स्मूथ मसल एक टाइप के मसल हैं, और इसके अंदर इलास्टिक फाइबर भी होते हैं। तो अगर ये पूछते हैं कि आर्टरी और वेन में ये कॉमन है तो ये सवाल इसका आंसर हो सकता था, लेकिन आर्टरी और कैपिलरी में नहीं होता ये कॉमन, बिकॉज कैपिलरी में सिर्फ एक लेयर होती है और वो लेयर है एंडोथेलियल सेल्स। कैपिलरीज में स्मूथ मसल भी नहीं होते। तो ये इसका आंसर है एंडोथेलियल सेल्स। ये एंडोथेलियल सेल्स बेसिकली वो सेल्स हैं जो सबसे अंदर वाली लेयर बनाते हैं। Which of the following is not secreted by thyroid gland? थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है जो हमारी नेक के अंदर पाया जाता है। ये इस तरह का बो टाई शेप जो है ये ग्लैंड नेक के अंदर मौजूद होता है। थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन्स आते हैं, एक का नाम है T3, एक का नाम है T4 और एक का नाम है कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो ये तीनों हार्मोन्स आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे। ये T3 है जिसका पूरा नाम होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन। ट्राई का मतलब 3, आयोडो का मतलब आयोडीन, इसके अंदर 3 आयोडीन लगे हुए होते हैं। ये दूसरा हार्मोन है, ये T4 है। T4 का मतलब होता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, इसके अंदर 4 आयोडीन होते हैं और इसी का दूसरा नाम है थायरॉक्सिन। ये दोनों हार्मोन्स बेसिकली कंट्रोल करते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारे जो प्रोसेसेस चल रहे हैं बॉडी के अंदर ये उन्हें कंट्रोल करते हैं और ये फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं नॉर्मल। तीसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन, ये भी आता है हमारे पास थायराइड ग्लैंड से। तो ये तीनों हार्मोन थायराइड ग्लैंड के हैं, हमने वो निकालना है जो नहीं है। कैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या होता है? जब ब्लड के अंदर एक्सेस कैल्शियम होता है, ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो कैल्सिटोनिन इस कैल्शियम को ले जाकर डिपॉजिट करवा देता है बोन्स के अंदर। तो जो हार्मोन थायराइड ग्लैंड का नहीं है वो है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन बेसिकली आता है पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज जो कि आपके एब्डोमेन के अंदर इस तरह का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टमक, यहाँ पे लिवर है और यहाँ पे स्टमक होगा और ये इसके ठीक है आसपास कहीं होता है। तो पेनक्रियास से आता है ग्लूकागॉन, और ग्लूकागॉन का काम होता है ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना। और इस पेनक्रियास से दूसरा हार्मोन आता है इंसुलिन, और इंसुलिन का काम होता है ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को कम करना। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं। द वाटर कंटेंट ऑफ मैमेलियन ब्लड इज रेगुलेटेड बाय एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये ADH है एक हार्मोन जो कि बेसिकली हमारे ब्लड के अंदर वाटर का अमाउंट रेगुलेट करता है। अब सवाल ये पूछ रहे हैं कि कैसे रेगुलेट करता है, नेफ्रॉन के कौन से पार्ट के ऊपर जाकर ये वर्क करता है। देखिए ADH पहली बात आता कहाँ से? हमारे पास एक ग्लैंड है जो कि ब्रेन के बेस पर होता है। अगर ये हमारे पास ब्रेन है तो ब्रेन के बेस पर यहाँ पर इस तरह का एक ग्लैंड होता है, दैट इज़ नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड। उस पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं। अगर मैं इसे बड़ा करूँ तो ये इसका इंटीरियर पार्ट है और ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है। ठीक है, तो ये जो ADH है ये आता है इसके पिछले पार्ट से, पोस्टीरियर पार्ट से, जहाँ से एक और हार्मोन भी आता है जिसका नाम आपने पढ़ा होगा ऑक्सीटोसिन। खैर, ये जो ADH है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ से होगी? तो उस ऑर्गन से होगी जिसका काम है एक्सेस वाटर को निकालना, और वो है किडनीज। किडनीज बनी होती हैं नेफ्रॉन से। अगर नेफ्रॉन का आपने बेसिक स्ट्रक्चर देखा हो तो ये चांद जैसा स्ट्रक्चर जो है ये कहलाता है बोमेंस कैप्सूल। उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो ट्यूब है ये कॉइल ट्यूब है, ये कहलाती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद आपको ये यू शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है,
ये वाला, दिस इज नोन एज लूप ऑफ हेनली। उसके बाद ये दोबारा कॉइल पार्ट नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और उसके बाद ये एक बड़ा सा पाइप है, दैट इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। तो इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला हार्मोन कहाँ काम करता है, तो ये काम करता है कलेक्टिंग डक्ट पे। यहाँ पर होती है फाइनल वाटर एडजस्टमेंट, यानी यूरिन के अंदर कितना पानी जाना है कितना नहीं जाना, ये बॉडी डिसाइड करती है। ये नेफ्रॉन डिसाइड करता है, ये किडनी डिसाइड करती है, ये देखते हुए कि बॉडी को कितने पानी की ज़रूरत है। और कौन सा हार्मोन है जो रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, तो उसका नाम है एडीएच। फॉर एग्जांपल आपने रोज़ा रखा हुआ है रमज़ान में, अब आप पानी तो पी नहीं रहे, तो बॉडी चाहेगी कि कम से कम पानी यूरिन के अंदर जाए, तो एडीएच आएगा। एडीएच जो है कलेक्टिंग डक्ट को बोलेगा कि भाई तुम्हारे पास जितना पानी है वो निकाल के बॉडी को दे दो और यूरिन में नहीं जाना चाहिए, तो ये रीअब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर की। तो ये काम कर रहा है कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर, तो हमारा आंसर जो है वो बी है। ओके, इन मॉस्किटो द प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन। अच्छा भाई, मॉस्किटो के अंदर ये पूछ रहे हैं प्लाज्मोडियम कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहली बात तो मॉस्किटो जब हमें बाइट, पहली बात तो जो प्लाज्मोडियम है वो सिर्फ एक तरह के मॉस्किटो में मिलता है जिसका नाम है एनाफिलस। ये एक टाइप है मॉस्किटो की, जिस तरह आम की डिफरेंट टाइप होती हैं, लंगड़ा होता है और ब्ला ब्ला जो होते हैं, खैर तो बिल्कुल इसी तरह मॉस्किटो की भी टाइप्स होती हैं। उसमें एक टाइप है एनाफिलस, और एनाफिलस के अंदर भी मेल नहीं सिर्फ फीमेल के अंदर ये पाया जाता है, तो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के अंदर ये पाया जाता है। सवाल ये है कि भाई क्यों फीमेल, मेल के अंदर क्यों नहीं पाया जाता, तो बेसिकली जो मॉस्किटो हैं उनकी जो खुराक है, वो जो फीड करते हैं वो फ्लावर के जो जूस होता है जिसे नेक्टर कहते हैं उस पर करते हैं। लेकिन फीमेल को चूँकि बेबीज़ प्रोड्यूस करने होते हैं तो उसके लिए उसे आयरन चाहिए होता है, तो दैट इज़ वाई वो फीड करती है वर्टिब्रेट्स के ऊपर और उनका ब्लड सक करती है। तो मॉस्किटो जो है ये जब हमें बाइट करती है तो उसका जो सलाइवा होता है उसके अंदर बेसिकली ये प्लाज्मोडियम होता है जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, क्योंकि सलाइवा के अलावा कोई और पार्ट जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होता। तो सिलेवरी ग्लैंड्स जो हैं ये वहाँ पर छुपे हुए होते हैं मॉस्किटो प्लाज्मोडियम, और ये जिस हालत में होते हैं उस हालत को हम कहते हैं स्पोरोजॉइड। ये पूरी लाइफ साइकिल आपकी बुक के अंदर बनी हुई है, तो ये सलाइवा के अंदर है। अच्छा, अगर आप कंफ्यूज हो रहे थे कि हो सकता है ब्लड के अंदर भी और सलाइवा के अंदर भी हो, तो अगर ये वाला ऑप्शन देखें आप, बोथ ए एंड बी, एक ही ऑप्शन है कि जहाँ पर दो दिए हुए हैं ए और बी, तो विंग्स के अंदर तो कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि विंग्स का कोई पार्ट हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होता, सिर्फ जो है वो सलाइवा एंटर होता है उसका, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी होती है वहाँ पे। तो इसके अंदर स्पोरोजॉइड पाए जाते हैं जो कि प्लाज्मोडियम की एक हालत होती है। द डायग्राम शोज अ मोटर नर्व सेल। न्यूरॉन की तीन टाइप होती हैं, सेंसरी, इंटर और मोटर। तो ये मोटर वाला है। मोटर वो होता है जो कोई भी जवाब लेकर आता है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से किसी मसल के पास या किसी ग्लैंड के पास। तो इन्होंने पूछा है कि भाई विच पार्ट ऑफ द सेल, ये पूरा एक सेल है, न्यूरॉन है, ये कंटेन्स अ ट्रांसमीटर सब्सटेंस। ट्रांसमीटर सब्सटेंस क्या है भाई, देखें ये हमारे पास एक रिसेप्टर है जिसने कोई ना कोई चेंज डिटेक्ट किया। फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे टच किया तो मेरी स्किन के अंदर कुछ सेल्स मौजूद थे जिन्होंने पता कर लिया कि भाई कोई ना कोई इन्वायरमेंट में चेंज आया है ना, किसी ने कुछ टच किया। अब ये देगा मैसेज एक तरह के न्यूरॉन को जिसका नाम है सेंसरी न्यूरॉन, ये लेके जाएगा ये ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। इसे कलेक्टिवली आप कहते हैं सीएनएस। ये सीएनएस में गए, सीएनएस के अंदर एक न्यूरॉन होगा जो इस मैसेज को रिसीव करेगा, ये कहलाता है इंटर न्यूरॉन। इसका काम होता है मैसेज को पढ़ना, समझना, उसका जवाब तैयार करके अगले न्यूरॉन को देना, वो न्यूरॉन कहलाता है मोटर न्यूरॉन। सो दिस इज द मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन आएगा मेरे किसी मसल के पास और उसको जो है बोलेगा कि भाई तुम रिस्पॉन्स जनरेट करो, तो वो जो मसल है वो बेसिकली कहलाएगा इफेक्टर। इफेक्टर वो होता है जो रिस्पॉन्स देता है। तो अगर मेरे हाथ पे किसी ने टच किया है और मैं दूसरी तरफ देख रहा था तो मैसेज गया यहाँ से, मैंने उसे रीड किया, मेरे दिमाग ने उसे रीड किया और अब जवाब तैयार किया कि मुझे मुड़ के देखना चाहिए कि किसने टच किया है। तो मेरी गर्दन के मसल्स के पास जो है वो मैसेज आएगा। तो मेरी गर्दन के मसल्स बेसिकली इफेक्टर हैं और उनकी तरफ मैसेज लाने वाला मोटर न्यूरॉन है। तो मेरी गर्दन के बाद मसल के पास मैसेज आएगा और मैं गर्दन घुमा के देखूंगा कि कौन शख्स था। अच्छा, अब देखें अगर यहाँ पे तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ये मैसेज दे रहा है किसी इंटर न्यूरॉन को और इंटर न्यूरॉन मैसेज दे रहा है मोटर न्यूरॉन को। तो ये जो न्यूरॉन्स के दरमियान कनेक्शन होता है ना, और इवन यहाँ पर भी ये जो मोटर न्यूरॉन आके मसल को मैसेज दे रहा है, तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को या एक न्यूरॉन मसल को मैसेज देता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, ये कहलाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इसी को यहाँ पर कहा गया है ट्रांसमीटर सब्सटेंस। ये कुछ केमिकल्स होते हैं, आपने एक का नाम सुना होगा एसिटाइल कोलिन। जो मोटर न्यूरॉन होता है ना वो मसल को मैसेज देता है एसिटाइल कोलिन के जरिए। तो सवाल उन्होंने पूछा है कि इस पूरे न्यूरॉन के अंदर वो कहाँ होता है, तो बेसिकली वहाँ होगा ना जहाँ पर न्यूरॉन एंड हो रहा है। तो न्यूरॉन यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है, तो ये यहाँ होना चाहिए। बाकी पार्ट्स अगर हम देखें तो क्या है वो, तो बेसिकली डी हमारा आंसर है
यहाँ पर होता है। अगर मैं इसे बड़ा करके दिखाऊं, अच्छा पहले मैं बता दूं है क्या क्या। तो ये हमारे पास जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली है डेंड्राइट, ठीक है, ये डेंड्राइट है। इनका काम क्या होता है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट, दिस इज नोन एज सोमा, या इसे कहते हैं सेल बॉडी। डेंड्राइट का काम होता है मैसेज इसकी तरफ लेकर आना, और फिर सोमा से जो ये वाला लंबा सा प्रोसेस निकल रहा है, दिस इज नोन एज एक्सॉन, और एक्सॉन का काम होता है मैसेज दूर लेकर जाना, सोमा से दूर लेके जाना। एक्सॉन के ऊपर जगह जगह ये छोटे छोटे टुकड़े नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली एक्सॉन के कपड़े होते हैं। इन कपड़ों को हम कहते हैं माइलिन शीट, दिस इज नोन एज माइलिन शीट। और कहीं कहीं पर ये माइलिन शीट नहीं है, अच्छा इन्होंने नहीं बताया भाई, ये पॉइंट देखें, अगर यहाँ पे माइलिन शीट नहीं है, ये पॉइंट है यहाँ पर माइलिन शीट नहीं है, ये पॉइंट है यहाँ पर माइलिन शीट नहीं है, दीज आर नोन एज नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। और ये लास्ट में अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं तो ये एक्सॉन ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, तो ये कहलाते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स, ठीक है। और इन एक्सॉन टर्मिनल्स के अंदर कुछ बैग्स होते हैं, ये बैग है और इसके अंदर भरा हुआ होता है केमिकल जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये डी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली मरीन फाइलम। देखिए मरीन का मतलब ये है कि समंदर के पानी में रहने वाला फाइलम कौन सा है, यानी जो रहते ही समंदर के पानी में है। तो ये आपकी बुक की एग्जैक्ट लाइन है, और ये फीचर है एकाइनोडर्मेटा का। एकाइनोडर्मेटा वो हैं कि जिनकी स्पाइनी स्किन होती है, ये पेंटामेरस होते हैं, 5-5 आर्म्स वाले होते हैं, और इसके अंदर आपकी स्टारफिश आती है। तो ये फाइलम जो है ये एक्सक्लूसिवली मरीन है। देखिए आर्थ्रोपोडा का तो आपको पता है इसके अंदर इंसेक्ट आते हैं, इंसेक्ट जो है वो सारे के सारे समंदर में नहीं पाए जाते, ज़्यादातर इंसेक्ट तो ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं। एनालिडा के अंदर आपको अगर थोड़ा बहुत भी पता हो, अर्थवर्म आता है, तो अर्थवर्म ज़मीन के ऊपर आपको मिलता है। मोलस्का के अंदर आपको पता है कि कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, बट अदर मेंबर्स आर देयर ऑन द लैंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो स्नेल है वो दोनों जगहों के ऊपर पाया जाता है, स्नेल जो है वो ज़मीन के ऊपर भी पाया जाता है, तो ये एक्सक्लूसिवली मरीन नहीं है। एकाइनोडर्मेटा के जो मेंबर्स हैं ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, और ये बुक के अंदर आपको मिल जाएगी लाइन। About 55% of the volume of human blood is, मैंने ब्लड का टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन किया है, तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक उसका लिक्विड कंपोनेंट होता है जो कहलाता है प्लाज्मा, और एक उसके अंदर सेल्स होते हैं जो कहलाते हैं कॉर्पसल्स। तो 100% में से ज़्यादातर जो है वो लिक्विड होता है जिसे आप प्लाज्मा कहते हैं, 55% प्लाज्मा होता है, और सिर्फ 45% जो है ये आपके सेल्स होते हैं जिसमें रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स आते हैं। तो प्लाज्मा आपका 55% होता है। इस प्लाज्मा का भी हमने डिस्कस किया था कि 90% जो है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है, और 10% इसके अंदर दूसरा मटेरियल होता है। ओके, 3 वर्ड्स आर शोन। पहला वर्ड है आइसोमॉर्फिक, दूसरा वर्ड है स्पोरोफाइट, तीसरा वर्ड है गैमेटोफाइट। नाउ दीज वर्ड्स कैन बी यूज इन द स्पेसेस P, Q एंड R। ये है हमारे पास स्पेसेस, ये एक जगह P है, एक जगह Q है, एक जगह R है। अच्छा थैलस, अच्छा ये इन्होंने पैराग्राफ दिया हुआ है, ये चैप्टर नंबर 7 जो है उससे रिलेटेड है। एल्गी, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जिसमें आपके बुक के अंदर 2 एग्जांपल्स हैं, एक का नाम क्लोरेला है और एक का नाम अल्वा है, तो ये अल्वा से रिलेटेड है। तो थैलस इन अल्वा, थैलस कहते हैं बॉडी को, उनकी अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है। अल्वा का जो थैलस है वो 2 तरह का होता है, एक में 26 क्रोमोसोम होते हैं, उसको हम P कहते हैं, अच्छा, और दूसरे के अंदर 13 क्रोमोसोम है, 26 का आधा, उसे हम Q कहते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकली ये दोनों एक जैसे नज़र आते हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट एक जैसे नज़र आते हैं। अब हमें नहीं पता कौन सा स्पोरोफाइट है कौन सा गैमेटोफाइट, लेकिन उन्हें ये बता दिया कि ये दोनों एक जैसे नज़र आते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा। तो देखिए भाई, अगर आपको ये नहीं पता ना कि कौन सा वाला स्पोरोफाइट कहलाएगा, यानी 26 क्रोमोसोम वाले को स्पोरोफाइट कहेंगे या 13 क्रोमोसोम वाले को स्पोरोफाइट कहेंगे, कोई मसला नहीं है। अगर आपको सिर्फ ये बताए ना कि जब दोनों चीज़ें सेम होती हैं तो इसके लिए वर्ड क्या यूज़ किया जाता है, तो आप इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए भाई, जब दोनों चीज़ें सेम होती हैं तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है आइसो। मॉर्फ का मतलब है फॉर्म। इन्होंने कहा कि मॉर्फोलॉजिकली यानी दिखने में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट एक जैसे नज़र आते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, तो उसके लिए वर्ड है आइसो। तो हम देखते हैं आर के अंदर जो है वो आइसोमॉर्फिक होना चाहिए, तो आइसोमॉर्फिक आर है। अच्छा, अब यहाँ पर 2 दिए हुए, इसका मतलब ये और ये हमारे आंसर्स नहीं है, या तो ये हमारा आंसर है क्योंकि आइसोमॉर्फिक जो है वो आर जहाँ पर है वहाँ पर आइसोमॉर्फिक लगाया जाएगा क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ ये स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट होता क्या है। देखिए, प्लांट्स के अंदर भी और एल्गी के अंदर भी आपको ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये नज़र आएंगे, और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है जो स्टूडेंट्स को यूजुअली समझ नहीं आता, तो मैं इसे एक एनिमल की एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंसानों की बात करें
तो इंसान जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो उससे पैदा होता है इंसान, ठीक है, और ये जब रिप्रोडक्शन करता है तो उससे दोबारा पैदा होता है इंसान। तो कोई चेंज नहीं आ रहा, शक्ल में कोई चेंज नहीं आ रहा। हमारे यहाँ जो बच्चा पैदा होता है वो हमारे जैसा ही नज़र आता है, ऐसे ही है। लेकिन बटरफ्लाई के अंदर ऐसा नहीं होता। हमारे पास एक फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं कैटरपिलर। जब ये कैटरपिलर बड़ा होता है तो ये चेंज हो जाता है इस हालत के अंदर जिसे हम कहते हैं बटरफ्लाई, और फिर ये जब एग्स प्रोड्यूस करती है तो उससे दोबारा ये वाली हालत आती है जिसे हम कहते हैं कैटरपिलर। तो हो क्या रहा है, ये दो फॉर्म्स जो हैं ये चेंज हो रही हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक फॉर्म है और ये दूसरी फॉर्म है, और हो क्या रहा है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म बन रही है और फिर इस फॉर्म से दोबारा पहली फॉर्म बन रही है। प्लांट्स के अंदर ऐसा ही होता है। एक शक्ल होती है प्लांट की जिसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट, ठीक है। इसका काम होता है स्पोर्स बनाना, स्पोर्स पैदा करना। जब ये स्पोर्स जाकर कहीं पर गिरते हैं तो वहाँ पर एक और तरह की बॉडी बनती है, उसी प्लांट की होती है लेकिन उसका शेप डिफरेंट होता है, उसकी शक्ल डिफरेंट होती है, उसे हम कहते हैं गैमेटोफाइट। और फिर इसका काम होता है गैमेट्स बनाना। वो गैमेट्स जब आपस में मिलते हैं तो उससे दोबारा ये पहली वाली बॉडी बन जाती है। तो इन दोनों को हम कहते हैं जनरेशंस। ये एक जनरेशन है और ये दूसरी जनरेशन है। इस जनरेशन से ये वाली जनरेशन बनती है और इस जनरेशन से दोबारा ये वाली जनरेशन बन जाती है, बिल्कुल जिस तरह यहाँ पर हो रहा था। तो ये प्रोसेस कहलाता है ऑल्टरनेशन। इनमें नहीं कहलाता ये, यहाँ पर ये कहलाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई दरख्त देखा जो सेब का दरख्त है, तो ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहा है पूरा, जिसके अंदर रूट है, जिसके अंदर स्टेम है और जिसके अंदर लीव्स हैं, ये बेसिकली इसकी हालत है जिसे आप कहते हैं स्पोरोफाइट। रूट, स्टेम और लीव वाली जो हालत आपको दरख्त नज़र आ रहा है जिस पर फूल लगा हुआ है, ये बेसिकली इसका स्पोरोफाइट है। तो आप पूछेंगे भाई इसका गैमेटोफाइट कहाँ है? इसका गैमेटोफाइट इसी के फूल के अंदर मौजूद होता है। गैमेटोफाइट दो तरह के होते हैं, एक मेल जिसके अंदर मेल गैमेट बनेगा और एक फीमेल जिसके अंदर फीमेल गैमेट बनेगा। तो मेल गैमेट जो है ये बहुत छोटा सा है जिसे आप कहते हैं पॉलन ग्रेन, ये है मेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट बेसिकली ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक, इतना सा है फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये दोनों जो है ये बॉडीज़ कहलाती हैं। इस प्लांट के अंदर तो खैर गैमेटोफाइट बहुत छोटे हैं, लेकिन इनिशियल प्लांट्स के अंदर जो है वो गैमेटोफाइट बिग साइज़ का होता था, स्पोरोफाइट के आसपास कहीं होता था। तो अच्छा, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, अभी मैंने जैसा आपको बताया कि स्पोरोफाइट की शक्ल कैसी है, रूट है, स्टेम है और लीव्स हैं। गैमेटोफाइट बहुत छोटा सा है, तो इन दोनों की शक्लें डिफरेंट हैं। तो प्लांट्स के अंदर इस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम कहते हैं हीट्रोमॉर्फिक। हीट्रोमॉर्फिक इसलिए क्योंकि स्पोरोफाइट की शक्ल और गैमेटोफाइट की शक्ल डिफरेंट है। एल्जी के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर आप अल्वा को देखेंगे तो अल्वा के अंदर ये बॉडी है, ये इसकी बॉडी होती है इस तरह की, ठीक है, ब्लेड लाइक बॉडी, ये स्पोरोफाइट है। और यही बॉडी जो है ये है, यही बॉडी इसी तरह की बॉडी होती है गैमेटोफाइट की। तो चूंकि इसकी स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की बॉडी एक जैसी होती है तो इसे कहा जाता है, इस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को कहा जाता है आइसोमॉर्फिक। तो अल्वा के अंदर आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन होती है, लेकिन इनमें बाहर से दिखने में तो फ़र्क नहीं होता, लेकिन इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम में फ़र्क होता है। जो स्पोरोफाइट होता है उसके पास होते हैं 26 क्रोमोसोम और जो गैमेटोफाइट होता है उसके पास होते हैं 13 क्रोमोसोम। तो अगर हम यहाँ देखें, अल्वा का थैलस जो है वो दो तरह का है। एक वो है जिसमें 26 क्रोमोसोम है, उसको हम पी कह रहे हैं। तो पी कौन होगा, मैंने आपको बताया, पी जो है इसका वो स्पोरोफाइट होगा। स्पोरोफाइट के अंदर 26 क्रोमोसोम होते हैं। और दूसरा 13 क्रोमोसोम वाला है जिसे इन्होंने क्यों कहा है, तो 13 क्रोमोसोम वाला बेसिकली होगा इनका गैमेटोफाइट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है बी।